हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीएस जीके की बेस्ट पीआई क्विज, जिसको हम लोग वन लाइनर फॉर्म में करेंगे, ठीक है, उसकी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लगभग आपको 40 के आसपास वीडियो मिलेंगे और कंटिन्यू रहेंगे ये वीडियो। इसमें जीएस जीके के अभी तक प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, वो चाहे हिस्ट्री के हों, इकोनॉमिक्स के हों, पॉलिटी को हों, या स्टैटिक से रिलेटेड हो, या साइंस के क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर ये वन लाइनर फॉर्म में है क्वेश्चंस। सबसे पहले क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थीं। तो अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थीं, तो वो चौड़ी और सीधी थी, क्योंकि ये समकोण पर काटती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए। तो अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं तो वो रावी नदी के तट के किनारे, हड़प्पा रावी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु। कई बार पूछा गया है, हड़प्पा कहाँ, रावी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। अगर बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो ये कैसी लिपि थी, अज्ञात लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी ये अज्ञात लिपि थी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, तो ये चनहुदड़ो था, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें हर नगर में दुर्ग बने होते थे, लेकिन चनहुदड़ो एक ऐसा शहर था जहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं था, ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो सबसे बड़ा भवन कौन सा था, धान्यागार। इसमें बहुत लोग विशाल स्नानागार लिख देते हैं, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा भवन अगर पूछा जाएगा तो धान्यागार था। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला था। विशाल स्नानागार जो था ये कहाँ मिला था, ये मोहनजोदड़ो में मिला था। फिर आगे क्या है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो किसकी मूर्ति थी, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। आगे देखते हैं, फिर क्या है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा कौन लोग करते थे, तो ये लोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि समाज कैसा था, तो वो मात्र सत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पूछा जाए कि समाज कैसा था, तो मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि वो किसकी पूजा करते थे, देवी माता की। अगला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, जिसको बंदरगाह नगर बोलते थे, तो ये लोथल। और लोथल अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में। कई बार पूछा भी गया है कि ये लोथल कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, पत्तन नगर या बंदरगाह था। लोथल नामक स्थान किससे संबंधित है, तो वो सिंधु घाटी का है, ऊपर बता दिया। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, तो मेन इनका जो काम था वो क्या था, कृषि था। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, तो गाय विद्यमान नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मुझे गाय का कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता है, ठीक है, तो गाय उनके टाइम पे विद्यमान नहीं थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी, तो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, आर्य आ गए हैं, तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, दूध और इसके उत्पाद। जो आर्य समाज था उनका मुख्य भोजन क्या था, तो दूध था और उसके उत्पाद थे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा गाय पालते थे और गाय को बहुत पवित्र पशु मानते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक है, तो ये क्या था, जौ। अगर ये पूछा जाए कि मनुष्य ने अनाज के रूप में सबसे पहले किसका प्रयोग किया, तो जौ, या फिर कहीं कहीं पर यो लिखा मिल जाता है, यो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया, तो तांबा। वैदिक लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबा का। वेद शब्द का अर्थ क्या है, इसका मतलब है ज्ञान, वेद का मतलब होता है ज्ञान। आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य जो थे अपने पूर्व आर्यों के संघर्ष में जो हुआ उनसे आगे निकले या सफल हुए, क्योंकि इन्होंने उन रथों का प्रयोग किया जो किसके द्वारा चलाए जा रहे थे, घोड़ों के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, आरंभिक वैदिक काल में पूर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो किस पर आधारित थी, व्यवसाय पर। क्या करते थे लोग, व्यवसाय करते थे। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो मैक्स मूलर नाम के विद्वान थे, जिन्होंने आर्यों को एक जाति बताया, स्पेसिफाई किया कि एक प्रकार की जाति के लोग हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है, तो ये सप्त सिंधु में पाई गई थी। आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती थी वो कहाँ पाई गई थी, सप्त सिंधु में। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी, तो इसमें कौन कौन शामिल होते थे, समिति और सभा। जो जनजातीय सरदार का चुनाव होता था उसमें कौन कौन शामिल होता था, समिति और सभा। किस टाइम पे, वैदिक काल में। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बलि कहते थे। वैदिक काल में जो कर वसूला जाता था उसको क्या कहते थे, बलि कहते थे। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, सबको पता है, ऋग्वेद से लिया गया है।
भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद में है? मुंडको उपनिषद में है। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो ये बहुत बार सुना होगा, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य को चुनौती किसने दी थी? गार्गी ने चुनौती दी थी। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? लुम्बिनी था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? लुम्बिनी था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये रुम्मिनदेई स्तंभ से पता चलता है। अशोक मौर्य का रुम्मिनदेई स्तंभ है। ठीक है, इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध के जन्म स्थान या जन्म स्थान क्या है उनका, तो ये लुम्बिनी कपिलवस्तु में पड़ता है ये। बुद्ध किस वंश के थे? तो ये शाक्य वंश के थे। इनको किस वंश का माना गया है? तो ये शाक्य वंश के माने गए हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो ये राजगृह में आयोजित की गई थी। पहली बौद्ध परिषद राजगृह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवी, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पांचवी, क्योंकि चार तो सबको याद रहती हैं। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किसने किया था? तो ये किया था हर्ष ने। बुद्ध का क्या अर्थ है? ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब इनका नाम पड़ा था बुद्ध। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये कौन से वर्ग थे? तो इन्होंने अपने साथ स्त्रियों और शूद्र को लिया। स्त्रियों और शूद्र को लेकर अपनी सारी जो शिक्षाएं थी उनको आगे बढ़ाया। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। धातु से बने सिक्के पहले प्रकट हुए थे तो बुद्ध के काल में। सबसे पहले जो धातु के सिक्के थे वो कब बनाए गए थे? बुद्ध के काल में। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो बौद्ध धर्म, जो प्राचीनतम बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उनकी रचना किस भाषा में हुई थी? तो वो पाली भाषा में हुई थी। उसके बाद क्या है? आरंभिक बौद्ध साहित्य, ये भी पाली में थे। बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये त्रिपिटक है। इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीन चीज़ें आती हैं। सुत्त, विनय, अभिधम्म। सुत्त पिटक, विनय पिटक और तीसरा क्या बताया मैंने? अभिधम्म पिटक। ठीक, अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक में आते हैं तीनों। उसके बाद बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बुल का मतलब यहाँ पर बैल से है, इंग्लिश में लिखा गया। तो बैल का जो इन जो बौद्ध धर्म है इसमें सबको कोई ना कोई प्रतीक दिया गया था। तो इनका जो जन्म का प्रतीक है वो किसको माना जाता है? बैल का। जन्म का प्रतीक क्या है? बैल। अगला क्वेश्चन, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये नालंदा में की गई थी। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? नालंदा में। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोधगया में। और उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध, धम्म और संघ मिलाकर कहलाते हैं त्रिरत्न। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं जो कि क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका किसने प्रचार किया? तो ये बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का मानना था कि जो इच्छा है यही सभी कष्टों का क्या है? कारण है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्तूप। आपने देखा होगा कि बहुत फेमस सांची का स्तूप हो गया। ठीक है, तो जो अवशेष पर जहाँ पर दफनाया जाता है उसके ऊपर बाद में क्या बनाई जाती है? त्रिभुजाकार और अर्धगोलाकार छत बना दी जाती है, जिसको क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी, सबको पता है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो क्षत्रियों की एक विशिष्ट पहचान किसके समय में थी? बुद्ध के युग में थी। महावीर, अब क्वेश्चन जो है महावीर पे है। तो महावीर कौन थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और अगर ये पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन रहे हैं तो वो महावीर रहे हैं। हालांकि अगला क्वेश्चन वही है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो कौन थे? महावीर। इनको महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो इनको प्राप्त हुआ था पावापुरी में। जो इनको महापरिनिर्वाण मतलब कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो अंग कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को अंग नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो ये चंद्रगुप्त थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? श्रावण बेलगोला, कर्नाटक में। यहीं इनकी मृत्यु हुई थी, चंद्रगुप्त की मृत्यु। ठीक है, और एक संलेखना पद्धति होती है उसके द्वारा इन्होंने खुद को मतलब खत्म कर लिया था। संलेखना पद्धति में कुछ बिना कुछ खाए पिए रहा जाता है। और दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध जैन केंद्र बहुत बार पूछा गया है कि श्रावण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है।
भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है तो ये किसके साथ? चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। जो धूसर मृदभांड मिले थे तो जो सबसे पुराना लौह युग है क्योंकि वो लोहे के थे, ठीक है, तो इसलिए किससे जुड़ा है? धूसर मृदभांडों के साथ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध किसका विशाल भंडार था? तो मगध किसका विशाल भंडार था? लौह का था। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो ये बिंबिसार था। मगध के उत्थान के लिए सबसे पहला शासक कौन था? तो वो बिंबिसार था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो ये किसने किया था? मगध ने, ठीक है। माना जाता है कि उस टाइम जो ये 16 महाजनपद थे उसमें सबसे सशक्तशाली कौन था? तो वो मगध को माना जाता था। उसने युद्ध में सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल किया। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो ये अरस्तु था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो प्राचीन काल में इसके बाद आ गई थी संस्कृत, आ गई थी, पाली के बाद संस्कृत आ गई थी। हेरोडोटस को क्या माना जाता है? तो इतिहास का जनक या पिता माना जाता है। हेरोडोटस जो था इसको इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कहते हैं। अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई कहाँ की थी? तो ये झेलम के किनारे हुई थी। इसको बोला जाता है हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध। कौन सा युद्ध? वितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध, और इसी को झेलम का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है? किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो ये पोरस। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। जो यहूदी होते हैं इनके धार्मिक ग्रंथ क्या है? मूसा संहिता। अगला क्वेश्चन क्या है? महाभाष्य लिखा था, तो महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, तो ये संस्कृत थी। मैंने बताया कि जो पहले पाली थी, पाली के बाद धीरे धीरे क्या आ गई? संस्कृत आ गई। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो ये बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद कौन बैठा था? बिंदुसार बैठा था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ये तक्षशिला में कुछ विद्रोह हो गया था बिंदुसार के शासन के समय। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो श्रावण बेलगोला। अभी मैंने ऊपर ही बता दिया कि जो अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म अपनाकर कहाँ चले गए थे? श्रावण बेलगोला, जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो ये आया था कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध के बाद उसने जो है युद्ध वगैरह सबसे संन्यास ले लिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसके प्रचार प्रसार में अपना आगे का जीवन क्या किया? लगा दिया। देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो ये अशोक विख्यात है। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्धों के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो इसकी मतलब उसने जब कलिंग युद्ध के बाद जब उसने युद्ध त्याग की घोषणा की थी, इसका जो है हमें किस शिलालेख से पता चलता है? तो शिला राजादेश 13वें अभिलेख से पता चलता है कि उसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है और उसके बाद अशोक के जो है युद्ध से संन्यास लेने की घटना का वर्णन है। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। और इसकी एक बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तिका है इंडिका पुस्तक, जो कि है किसने लिखा था? मेगस्थनीज ने। इंडिका किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो मेगस्थनीज ही था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अशोक ने जो है किससे प्रभावित होकर अपनाया था? तो ये उपगुप्त से, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो ये तक्षशिला से। कलिंग का युद्ध 261 बीसी, ठीक है, ईसा पूर्व। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो 13वें राज्यादेश में, अभी मैंने बताया पीछे। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो वो तक्षशिला था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, क्योंकि अर्थशास्त्र लिखा किसने है? तो अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य या कौटिल्य ने, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने, ठीक, चाणक्य। इन्हीं का नाम क्या था? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कभी कभी इनका दूसरा नाम भी पूछ लेता है। तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। और ये किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ये ब्राह्मी में खुदे हुए हैं। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कब पढ़े गए पहली बार? 1837 में। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? अशोक ने, क्योंकि इसने बहुत सारे शिलालेखों का निर्माण करवाया था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थनिक कौन था? तो स्थनिक बोलते थे जिला प्रशासक को। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मुग्ध राज्य पर शासन किया? तो शुंग वंश ने। मगध पर मौर्य काल के बाद कौन आया था? शुंग आया था। मिलिंद पन्हो क्या है? ये एक बौद्ध पाठ है।
चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो कनिष्क के। कनिष्क के अगर पूछा जाए कि राज्य चिकित्सक कौन थे, तो ये चरक थे। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण को गांधार कला कहते हैं। भारतीय और ग्रीक शैली का जो मिश्रण है वो क्या कहलाती है? गांधार कला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क हैं। तो कुषाण वंश में अगर सबसे प्रतापी शासक या सबसे प्रसिद्ध राजा कौन रहा है, तो वो कनिष्क रहा है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कृपया अपना एक्सपीरियंस जरूर से ज़रूर बताएं कमेंट में। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।